वही सुनाते हैं आपको रणदीप सुरजेवाला और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। ट्रिपल तलाक अपने आप में इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध है, क्योंकि इस्लामिक मान्यताएं भेदभाव और शोषण को सिरे से खारिज करती हैं। इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बहाली हुई है, जो वर्षों से भेदभाव, शोषण और अन्याय की शिकार रही। हम अदालत द्वारा मुस्लिम महिलाओं के साथ किए गए इस तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण फैसले का स्वागत करते हैं। मेरा और मेरी पार्टी का मानना यह है कि ट्रिपल तलाक एक बहुत ही बड़ा कंटेंशियस मसला है और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही यूनानिमिटी नहीं थी, इत्तेफाक राय नहीं था। 3 जजेस ने अलग फैसला दिया, 2 ने अलग दिया। और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, माजी में भी शमी आरा में ये बात कही गई थी कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक जस्ट कॉज होना चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इनके सर असदुद्दीन साहब को जब पहले भी हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। एक और बात उन्होंने कही थी कि अगर अब कोई महिला भी तलाक लेना चाहेगी जल्दी तो उसको भी मुश्किल आएगी। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अगर हम रिफॉर्म के प्रोसेस को पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए ना लाके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से लाते ही अमेरिका वगैरह में होता रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट कई बार सुस्त होता है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट में ये कंसिडरेशन नहीं होते। तो सोशल रिफॉर्म के तमाम जो एक्ट आए हैं दुनिया में, अगर आपको देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आए हैं। एपार्थेड का पूरा जजमेंट अगर आप अमेरिका का देखिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से आया है, पार्लियामेंट से नहीं आया है। यहाँ पे जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये बात जरूर आएगी, दिक्कत आएगी। अगर मान लीजिए जो उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम महिला तलाक चाहती है जल्दी और वो इंस्टेंट चाहती है तो उसको भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन जरा गौर कीजिए, कितनी मुस्लिम महिलाएं इंस्टेंट तलाक चाहती हैं? क्या वाकई चाहती है? हिंदू महिला तो चाहती नहीं है। तो ये बेसिर पैर का है एक सवाल जो अननेसेसरी क्वेश्चन उठा रहे। दरअसल ये रिफॉर्म के प्रोसेस में है और ये रिफॉर्म का आगाज हुआ है और मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगा। सरकार को इसमें कोडिफाई करना पड़ेगा। अब चूंकि ये शरिया लॉ है और जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट से आया है, लिहाजा पर्सनल लॉ का पार्ट नहीं लिया, जिसको कि फंडामेंटल, जिसको कि प्रोटेक्शन है जी आर्टिकल 25 में। लिहाजा ये बहुत जाहिर बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होगा, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी और कोशिश करेंगे कि इस रिफॉर्म को आगे ले जाए, जो बाकी दिखते हैं उसको भी सही करें। फिरंगी महली साहब, अदालत का जो आदेश है वो अभी न्यूज़ नेशन के पास है और उसी के आधार पर मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आपने कहा था कि पर्सनल लॉ है शरिया लॉ और शरिया लॉ के आधार पर जो चीज़ें हैं वही चलनी चाहिए, लेकिन अदालती फैसले से ये बात स्पष्ट है कि अब शरिया लॉ पर्सनल लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि 1937 में इसे कानून का दर्जा दिया गया था और चूंकि यह कानूनी दर्जा है इसलिए इसमें बदलाव ही नहीं बल्कि संशोधन या इसे पूरे तरीके से खारिज भी किया जा सकता है। और इसी के आधार पर ट्रिपल तलाक को आज खारिज किया गया है, इसी आधार पर, यानी कि अब शरिया लॉ पर्सनल लॉ नहीं है, खास करके शादी, तलाक और इनहेरिटेंस, इन 3 मसलों के लिए। तो ऐसे में अब आप या फिर आपके सरीके तमाम और बुद्धिजीवी इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जरूरी यह है कि अब सरकार इसमें न सिर्फ दखल देगी बल्कि कानून भी बनाएगी, और क्या आप इसका स्वागत करेंगे महली साहब? देखिए, वैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि इस फैसले में क्या क्या बात कही गई है ये तो पूरी नहीं मालूम, लेकिन 1937 में जो एक्ट बना था जी वो भी हमारी शरीयत की बुनियाद पर बना था। अब क्या मजहबी कवानीन में हुकूमत और अदालतें उसको चेंज कर सकती नहीं कर सकती हैं, ये भी एक बड़े लीगल डिस्कशन का सवाल है। इसी वजह से नहीं है, ये सॉल्व हो गया। बोर्ड की लीगल कमेटी, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इस बात को स्पष्ट कह दिया गया है। आपने अपनी बात कही, हमारी मेरी बात सुन लीजिए पहले, ताकि आप उसके हिसाब से अपना जवाब दे पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि शरिया लॉ को आधार बनाकर 1937 का एक्ट पारित किया गया था, इसलिए वो कानूनी एक्ट है, अब वो पर्सनल लॉ नहीं है, लिहाजा उसमें हर तरह का फेरबदल संभव है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर आज से रोक लगा दी है, यानी कि अब वो पर्सनल लॉ का हिस्सा नहीं है, आप उस पर किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर सकते। महली साहब, इसीलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि एक बड़ा सवाल मुल्क के सामने ये है कि मुसलमान अपने मुल्क में अपने पर्सनल लॉज पर, अपने मज़हब पर, अपनी शरीयत पर अमल करने का उसका हक़ और इख्तियार बाकी रह गया है कि नहीं रह गया है? क्या ये हक़ और इख्तियार अब सिर्फ कंडीशनल बाकी रह जाएगा? दूसरे मज़ाहिब के लोग में जो उनके क़वानीन का गलत इस्तेमाल होता है, उस मसले को भी इतने ही पॉलिटिकल स्टेज से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक इतनी ही ज़ोर और शोर से उठाया जाएगा? उन 3 करोड़ औरतों के जज्बात, एहसासात का क्या होगा जिन्होंने इन राइटिंग इस बात को लॉ कमीशन के सामने कहा था कि वी डू नॉट वांट एनी चेंज इन आवर मुस्लिम पर्सनल लॉज? उन 3 करोड़ औरतों का क्या होगा जो कि ये चाहती की थी कि हमारे मजहबी कानून में, इस ट्रिपल तलाक के कानून में कोई भी तब्दीली ना की जाए? बुनियादी फर्क यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं जो नहीं क्या होगा कि सवाल नहीं है, जरा ये बता। अच्छा चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाई उन महिलाओं का क्या होगा जो इंस्टेंट तलाक चाहती हैं? हमारा क्या स्टैंड है? फिरंगी महरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे लगता है आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्या कोई महिला आज ये चाहेगी कि उसका पति घर पहुंचे और कहे तलाक तलाक तलाक, अब तो बाहर निकल जा, या फिर व्हाट्सएप पे फोन? क्या ये संभव है? क्या कोई इंस्टेंट तलाक चाहेगी कोई महिला? आप जरा बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे माफ़ किया जाए और आप लोग पे चीखने चिल्लाने ना दें तो मैं ये बात अर्ज करूं कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हाइप क्रिएट की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो शरई कानून है उसके मुताबिक ना व्हाट्सएप पर, ना ईमेल पर और ना SMS के जरिए से तलाक होती है। अगर शौहर ने नहीं, मुझे लगता है कि इनका जवाब हमें तुरंत ले लेना चाहिए। नजनीना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप जरा बताएं नजनीन जी, क्या वाकई में अभी जो कह रहे हैं, ये सवाल है इनसे, आप लोगों ने बिना वजह ये सब हाइप खड़ा किया है? जरा प्लीज आप ही बताइए, आप ही पूछिए इनसे। जी मेरा सवाल है इनसे कि ये जो हाइप खड़ी की गई, जो ये पीड़िताएं हैं, कभी ये जाके उनसे मिले हैं? और ये क्यों बंटवारा कर रहे हैं कि 3 करोड़ 4 हज़ार, मतलब ये बंटवारा क्यों कर रही है? तो अधिकारों की बात है ना, ये तो सबके अधिकार की बात है। ये उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो पीड़ित हैं, जो इस दर्द को झेल रही हैं, उनका आप क्या करेंगे? उनको कहाँ सहारा देंगे? किस कानून के अंतर्गत सहारा देंगे? शरीयत में अगर कानून मिला है तो उसको संरक्षण के लिए, उसको मनवाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो औरतें बेसहारा हो चुकी, जिनका तलाक हो चुका है, उनके बच्चों का क्या होगा? इस बात की जिम्मेदारी आप लेते हैं? और जो औरतें हलाला निकाह नहीं चाहती, जिनका जबरदस्ती हलाला निकाह किया जाता है, और जो लोग हलाला निकाह के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, क्या उनके खिलाफ इन्होंने कभी आवाज उठाई है? क्या ये सारी चीजें इनको दिखती नहीं है? ये सिर्फ मीडिया हाइप और तमाम चीजें सिर्फ अपनी राजनीति बनाने के लिए, शर्तिया तौर पर जो आप बात कर रही हैं वही सही है। दरअसल अपनी दुकान चलाना सबसे महत्वपूर्ण है मौलानाओं के लिए, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में पंडितों को लिए महत्वपूर्ण था कि वो अपनी दुकान चलाएं। लेकिन सही बात है कि कम से कम सरकार ने उसमें फेरबदल किया और आज कम से कम ये मुद्दा उस बड़े पैमाने पर नहीं है। तो 3 तलाक पर सुप्रीम पंच आज लगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर लगातार हम बने हुए हैं, सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी है, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और सीधे इस वक्त चलते हैं हम जयपुर, जहां से लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं। लाल सिंह, आपके साथ जो महिलाएं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उन्हें लग रहा है कि आज जो फैसला आया उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई, या आगे इस लड़ाई को भी और आगे ले जाना होगा? देखिए, बिल्कुल ये पूछना लाजिम, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया है, लेकिन क्या लगता है ये अंत है लड़ाई का, या आगे और लड़ाई आपको लड़नी है? और भी जैसे हलाला की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देता है, तो उनको लेके और लड़ना है आगे आपको? हाँ, लड़ना है मेरे को। मैं चाहती हूँ आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो, जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है ना, ऐसे और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो।
और मेरी जैसी जो महिला हैं जिनके पति ने उनके मियाँओं ने जिनको छोड़ दिया, बेचारियों की ज़िंदगी बिल्कुल सही हो जाए और आगे इनकी ज़िंदगी मेरी जैसे ख़राब ना हो। मतलब लड़ाई आगे आपकी जारी रहेगी। हम आपसे आपने लगातार लड़ाई लड़ी है, बहुत महिलाओं को साथ लेकर आप चली हैं, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आपके पक्ष में आया है, लेकिन क्या ये लड़ाई का अंत है या और आगे लड़ाई आपकी जारी रहेगी? नहीं, ये लड़ाई की शुरुआत है। ये हमारा आज शुरुआत हुई है और हम आज माननीय कोर्ट और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने मुस्लिम बहनों का दर्द समझा, क्योंकि पुरुष समाज ने जो मुस्लिम बहनों को एकदम लो स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा कर दिया था और 3 तलाक दिया और उनको घर से निकाल दिया। उनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचना कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका पूरा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, वो क्या करेंगी। आज जो ये फैसला आया ये बहुत ऐतिहासिक है और इसका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और माननीय कोर्ट का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम बहनों के लिए हमारी लड़ाई में हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह हम ही कामयाब होंगे और आगे जाके हमें फतेह मिलेगी। आपके कई जो मौलवी हैं आज भी अड़े हुए हैं कि नहीं उसी हिसाब से कानून चलेगा, शरीयत ही मानेंगे, भले ही चाहे उसमें हनन होता हो आपके अधिकारों का, भले ही लगातार आज तक आपकी लगातार पीढ़ियां दर्द सहती रही हो। तो क्या लड़ाई सोशल स्तर पे भी वो लड़ेंगे, सामाजिक स्तर पे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे? देखिए, बात अगर शरीयत की है तो हम भी शरीयत को मान रहे हैं और शरीयत के हिसाब से ही चल रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कलाम पाक में 3 तलाक एक साथ नहीं लिखे हुए हैं। अगर तलाक भी है तो 3 महीने के अंतर पर लिखे हुए, वो भी कोई बहुत मजबूरी आती है। जब हमारे नबी करीम ने कह दिया कि तलाक एक बहुत बुरी चीज़ है और तलाक एक बहुत बुरी चीज़ है, उसके बाद भी इस्लाम में तलाक है, तो ये एक सोचने का विषय। और मुल्ला मौलवियों का क्या है, उनको तो सिर्फ फतवे देना है और औरतों पे दादागिरी करना है, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं महिलाएं काफ़ी खुश हैं आज इस फैसले के बाद से, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आगे इस फैसले को वो सामाजिक तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो पाएगा और महिलाएं अपने हक के लिए आगे आएंगी और उन्हें ये जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है, 1000 साल पुरानी ये कुप्रथा, उनसे आखिरकार छुटकारा मिल गया। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर न्यूज़ नेशन की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आर.के. कपूर साहब के पास चलते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। कपूर साहब, कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें आवेश में, गुस्से में अचानक से तलाक दे दिया गया, भले ही अगले ही घंटे पति भी पछता रहा हो, पत्नी तो खैर पछताएगी। तो इस आज के फैसले के बाद इस तरह के गुस्से में जो तलाक दिए जाते हैं उस पर भी लगाम लगेगी? अक्सर देखा गया है कि जो एंगर है वो उसमें जो डिसीजन लिया जाता है, आदमी उसके बाद खुद पश्चाताप का जिम्मेदार हो जाता है, लेकिन उस पश्चाताप का फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है ये जजमेंट उन मेल मेंबर्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगी कि इमीडिएटली ट्रिपल तलाक वो नहीं कह पाएंगे और अवेज खत्म हो जाने के बाद जो बात बाद में उनको समझ आनी है पहले आ जाएगी और समाज में और फैमिली के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप रहेगा। बड़ा मशहूर किस्सा है कि मोहम्मद साहब के सामने रुकना बिन यज़दी, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो अचानक हाँफते हुए आए। उन्होंने कहा साहब आज बड़ी भारी गलती हो गई है, मैंने अपनी बीवी को तलाक 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 कह दिया है। तो मोहम्मद साहब ने पूछा उनसे कि कैसे कहा है आपने, तो गुस्से में थे तो हमने अचानक कह दिया। बोले नहीं, तब फिर वो एक ही तलाक माना जाएगा, इसलिए मुकम्मल नहीं हुआ। साहब ने तो कुछ और कहा, लेकिन आगे जो धर्म गुरु हैं, जो ठेकेदार है समाज के, उन्होंने इसको अपनी तरफ से मोल्ड कर दिया। और इनके सर, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कोई भी कानून बन जाए, जब तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति नहीं बदलेगी, उन्हें उनके अधिकार नहीं समझ में आएंगे और बोलने का हक उनके पास नहीं होगा, तब तक कानूनों का फायदा अधिकार इसमें और जोड़ लीजिए, सामाजिक ही नहीं, शैक्षणिक और फाइनेंशियल, आर्थिक, ये तीनों जोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक क्रांति की जरूरत है, अवेकनिंग की जरूरत है, जो कि मुसलमानों के बीच में जाके करने की जरूरत है और ये खुद कम्युनिटी करेगी। आज इस फैसले के बाद ये मुझे लगता है कि सारे जो धर्मगुरु हैं वो भी रियलाइज जरूरत है, वो जागरूकता की जरूरत है। जी, बहुत कम वक्त है हमारे साथ, सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे।